अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 2 दिन हमने डस्का की सूरत हाल देखी। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन जहां 2 लोगों की जान चली गई, वहीं ये इलेक्शन अब मतनाज़े भी हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में बताया गया है कि NA-75 के इंतखाबी हल्के के 20 पोलिंग स्टेशंस के ना तो नताइज बर वक्त वसूल हुए और ना ही अमले से रात भर राब्ता हो सका, लिहाजा तहकीकात का हुक्म दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की फ़ोन कॉल्स IG समेत तमाम मुतल्लिका पुलिस हुकाम ने सुनने से गुरेज किया। सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने ताउन नहीं किया, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के के नताइज जारी करना मुमकिन नहीं है। DPO तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर भेज रहे हैं, जिसके बाद मंगल यानी कल कमीशन के इजलास में इन पोलिंग स्टेशंस के नताइज की मुकम्मल इन्वेस्टिगेट के ज़रिए जो हक़ाइक़ होंगे उनका पता लगाने और जो मामले की तय है उस तक पहुंचने के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब कल इस मामले पर समाअत होगी। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ क्यों बज़िद है कि ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्यों ऐलान पर जोर दे रही है कि नताइज का ऐलान किया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि जो नताइज हैं उसमें रद्दो बदल का शुबा है। क्या फ़ौज के बगैर हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि एक हल्के में पुरअमन तरीके से साफ और शफाफ बग़ैर मतनाज़े बनाए हुए इलेक्शन करवा सके? क्या ज़रूरी है कि जब फ़ौज को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन की, तभी इलेक्शन में पुरअमन होना है, माहौल ठीक रहना है? अब सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ PDM का बयानिया है कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। वो वक्त गया जब इमरान खान के नाम पर वोट पड़ता था, अब लोगों को इस नालायक हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, ये PDM का बयानिया है। दूसरी तरफ हुकूमत का बयानिया ये है कि लोग इन चोरों लुटेरों की करप्शन से तंग आ गए हैं, इसलिए लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते। लेकिन हालिया होने वाले जो 4 ज़िमनी इंतखाबात, जिनमें से 2 नून लीग ने जीते हैं, नौशहरा जहां 2013 और 18 में तहरीक इंसाफ जीती, अब नून लीग वहां से जीती है। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर क्या ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? फिर गुजरांवाला की PP 51 भी नून लीग जीत चुकी है। NA-45 कुरम तहरीक इंसाफ ने अपने नाम किया ये इलेक्शन। अब जो डस्का का इलेक्शन मतनाज़े बना हुआ है, तो किसका बयानिया दम तोड़ रहा है, किसके बयानिए की जीत हो रही है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुआविन खुसूसी इत्तलात बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन ने पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल कर दिया है। अब हुकूमत कह रही है कि नून लीग अपनी शिकस्त को कबूल करे। कल जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नताइज का फौरी ऐलान किया जाए, जबकि आप लोगों को पता है, वो यकीनन आपने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है जो इस वक्त मेरे पास है, मैं दिखा भी रही हूँ, आपने भी देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि नताइज में रद्दो बदल का उन्हें शुबा है। तो जब इलेक्शन कमीशन एक मामले को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है और कह रहे हैं कि उसके बाद नताइज का ऐलान होगा, हुकूमत क्यों जोर दे रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर नताइज का ऐलान करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है, मैं जल्दी से पहले उनको कवर अप करूंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज के हवाले से नून लीग ने इसको कंट्रोवर्शियल बनाया और 3:15 पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी कि ये अभी तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं यहाँ रिज़ल्ट नहीं पहुँचा, लिहाजा इनको नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जाए। और 1 बजे इससे पहले मरियम बीबी ने अपने ट्वीट में अपनी फतह का ऐलान किया था। ये दोनों चीज़ें कंट्रोवर्सीज हैं, जो पहले वो किस बुनियाद पे उसने अपनी फतह के झंडे गाड़े और फिर 3:15 में जो एप्लीकेशन भेजी गई, अगर 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट ही नहीं आए थे तो वो किस तरह अपने फतह के ऐलान कर सकती थी। जिन पोलिंग स्टेशंस पे उंगली उठाई जा रही है, शाजिया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उन हक़ाइक़ को जिनको बार बार नून लीग ने मसाख किया, मैं चाहूँगी कि मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए वो हकीकत अवाम तक पहुँचाऊँ और काइंडली आप मुझे मौका दें, क्योंकि ये बार बार नून लीग का बयानिया है कि ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं इन पे
उन्होंने कहा 90% से ज़ायद पोलिंग हुई। और ये जो पोलिंग की शरह है ये हुकूमत ने इंजीनियर की, फैब्रिकेट की, और ये फिगर्स और नताइज फज किए, इसलिए इसको नल एंड वाइड किया जाए। ये सरासर बेबुनियाद झूठ है, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। मैं दावे से कहती हूँ और चैलेंज करती हूँ PMLN की क़यादत को कि वो फिलफौर अपना ये दावा या वापस ले या ऐलान जो है वो इकरार जुर्म करे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इलेक्शन इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इलेक्शन पूरा होना चाहिए। शाजिया बात यह है कि क्या इलेक्शन ख्वाहिशात की बेस पे कराए जाते हैं या नतीजों के ऐलान जो है वो लोगों की ख्वाहिशात में मबनी होते हैं, या आइन और कानून के दायरा कार में अदारे काम करते हैं और उस पैराए में वो अपने फैसले करते हैं। तो इलेक्शन, जिस इलेक्शन को, जिन रिजल्ट्स को नून लीग कंट्रोवर्शियल बना रही है, सुन लें, मैं बात खत्म कर लूं कि 2018 का इलेक्शन का आप रिजल्ट निकाल लें। मैं आपको इन 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स जो हैं 2018 के, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप PMLN के जो वोट थे 2018 में, वो 4992 वोट थे इन 20 पोलिंग स्टेशन पे। जो PMLN के खिलाफ वोट पड़े थे वो 8557 थे। ये मैं फिगर दे रही हूँ आपको 2018 की। ये मेरे जो कैंडिडेट थे उनके घर की यूसीज हैं। ये पसरूर से मुल्हका वो देहात हैं जहाँ से वो कैंडिडेट बिलोंग करता है। आपको भी पता है कि जहाँ कैंडिडेट, अभी आपने कवानीन की बात की, क्या इलेक्शन कवानीन इस बात की इजाजत देते हैं 60% से ज्यादा नहीं है कि कोई सिटिंग MLA, 90%, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल RO के दफ्तर में बैठे, वहां बैठा रहे, घंटों घंटों बैठा रहे, आप भी वहां पे बैठी रही, नून लीग के जो लोग थे, वुज़रा जो MNAs थे वो भी वहां पर बैठे रहे, राना सनाउल्लाह भी वहां पर बैठे रहे, काफी लोग वहां पर बैठे रहे, और ये भी पता चला कि उनको डायरेक्शन देते रहे, RO से सवालात पूछते रहे जो नहीं पूछने चाहिए उनसे। आप मुझे बता सकती हैं कि आप वहां पर क्यों गई? नून लीग के लोगों से तो मैं सवाल पूछूंगी कि उनका भी बैठना नहीं बनता था वहां पे, आप वहां क्या करने गई? शाजिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया है। देखें, जो RO साहब हैं, आपने कहा कि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन ने शाइबा जाहिर किया है कि यहाँ उनको खदशात हैं कि शायद ये 20 पोलिंग स्टेशंस जो हैं उन पे कोई गड़बड़ हुई है। ये किसने उनको ये कहा? जो रिटर्निंग ऑफिसर था। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? जो आसन इकबाल के हलके से है, और आसन इकबाल साहब उस रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में सरे शाम मियाँ जवेद लतीफ़ के साथ, अतात आडड़ के साथ, उज़मा बुखारी के साथ और दर्जनों MP MNAs के साथ वहाँ बैठ के डिक्टेट करते हैं, और वो सुबह के 6 बज जाते हैं कि मेरा कैंडिडेट हमें कॉल करता है कि भाई आप लोग रात भर से यहाँ, ये इन्होंने RO को यरगमाल बनाया हुआ है और आप लोगों ने मुझे लावारस छोड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ क्यों नहीं पहुँच के इनसे पूछते कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं जब वहाँ जाती हूँ 6 बजे के करीब, तो वहाँ मैं जाके RO से ये सवाल करती हूँ कि सर, क्या आपका इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरह थिएटर लगा के इन लोगों को बिठा के खुशगपियाँ करें, फॉर्म 45 इनको दिखाएं, आप उनकी वीडियो बनाएं, वो तस्वीरें लें, और ये बिल्कुल वो गैर कानूनी अमल है। मुझ समेत इन सब को आप बाहर निकालें और आप अपने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। नून लीग तो ये भी कहती है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए वापस, तो जो फॉर्म 45 उन्होंने दिया है उनमें मुस्लिम लीग नून के वोट ज्यादा थे। ये झूठ बोलती है ना। देखिए, अगर वो ऐसी चीज है तो उसको चैलेंज करें ना, सामने लेके आए। अभी तक फॉर्म 45 कोई एक PMLN ने आपको दिखाया, मीडिया को दिखाया? ये सारा जहरीला प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ शिकस्त से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है। मैं अब आ जाऊं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन पे। देखें, नहीं पहले उससे पहले जरा इस पे आए ना, जो कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि किन लोगों ने उन्हें प्रेशराइज किया, रिजल्ट बदलने की बात की और ना बदलने की सूरत में किस तरह उनको धमकियां मिलती रही,
क्या पंजाब हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करवा रही है कि कौन से वो लोग थे स्पेशल ब्रांच के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आकर धमकियां देते रहे, अपने साथ चलने की बात करते रहे, नताइज बदलने की बात करते रहे? क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको? जो वजीराबाद से लियाकत साहब ने एफिडेविट दिया है, उन्होंने वो इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं वो एफिडेविट आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी और इंतज़ामिया उस हवाले से इंक्वायरी कर रही है। हाँ। जो यहाँ NA-75 में जिस मासूफ ने ये वीडियो अपलोड की है, वो अपने स्टेटमेंट से इनकारी हैं, वो कोई एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसकी आज़ादाना मुनसफाना तहकीकात की जाएं, क्योंकि ये गुंडागर्द अनासर ये सारा दिन मसल्ला जत्थे और राना सनाउल्लाह की क़यादत में लेकिन 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का एक वक्त में गायब हो जाना और फिर किसी एक बंदे से कांटेक्ट नहीं हो रहा, मान लिया धुन थी, धुन की वजह से नहीं आ सके, लेकिन फोन तो धुन की वजह से बंद नहीं हो जाते ना, फोन पे तो कांटेक्ट हो सकता था ना। फिर जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि किसी ने राब्ता नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बात नहीं सुनी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। इसकी हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन के अपने बनाए हुए रूल्स हैं कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पुलिस स्क्वाड के बगैर, पुलिस सिक्योरिटी के बगैर रात के अंधेरे में पोलिंग बैग लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं आएगा। हाँ। और उन अफसरान का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे जो RO साहब ने एक ग्रुप बनाया हुआ था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, उन्होंने वो रिजल्ट्स जो है किसी ने 7:30, किसी ने 8, किसी ने 9 बजे उनको व्हाट्सएप कर दिया हुआ था। अब ये कोडल फॉर्मेलिटी थी जो पोलिंग बैग जमा कराना था। हाँ। तो जब RO साहब के पास व्हाट्सएप पे वो रिजल्ट मौजूद थे तो वो रिजल्ट अनाउंस करने से क्यों कतरा रहे थे? उसकी वजह ये थी कि वहाँ PTI जीत रही थी। और मुझे ये बताएं शाजिया के किस मीडिया की स्क्रीन के ऊपर क्या आपने नहीं देखा कि 1,58,000 वोट वो PMLN के दिखाए गए, 1,44,000 वोट PTI के दिखाए गए? वो कहाँ से मीडिया ने फिगर्स ली और कहाँ से उनकी जीत का ऐलान करते रहे और क्यों करते रहे? ये सारा एक मैनेज्ड खेल था, ये मैनिपुलेटेड एजेंडा था। तो इस मैनिपुलेटेड एजेंडे को इस बात से भी आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करें ना कि IG साहब से राब्ता किया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने बात क्यों नहीं सुनी? चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात को तकरीबन 3 बजे जब उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने यकीन दहानी कराई, लेकिन बाद में वो भी इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में लिखता है कि वो भी बाद में अनअवेलेबल हो गए। तो ये सब कड़ियां मिलती हैं, इसको सबको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। शाजिया, एक हकीकत मैं आपको बताऊं कि जब मैं पोलिंग स्टेशन पे पहुंची तो फिलफौर मुझे DPO की कॉल आई। उसने मुझसे पूछा कि मैडम आप किधर हैं? तो मैंने कहा कि मैं इधर RO के ऑफिस के बाहर हूँ। तो उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे इलेक्शन कमिश्नर से कॉल आई है कि इनको वहाँ से निकाला जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि जी बहुत अच्छा, जिस इलेक्शन कमिश्नर को RO ने ये बता दिया है कि मैं अभी यहाँ पहुंची हूँ, उस इलेक्शन कमिश्नर को वो RO रात भर जिनकी बगल में बैठ के नतीजे मरतब कर रहा है, उनके हवाले से उसने अभी तक क्यों नहीं बताया? और अगर इलेक्शन कमिश्नर का DPO के साथ राब्ता नहीं था तो DPO ने मुझे कैसे कॉल कर ली? ये वो हकायक हैं जिनको हमने डिटेल से प्रूव करना है। अच्छा, अगर तहरीके इंसाफ वाकई समझती है कि रूल ऑफ लॉ, लोग आपके साथ हैं, लोग PTI के साथ खड़े हैं, तो दोबारा इलेक्शन करवाने में हर्ज क्या है? फिर लोगों ने अगर पहली दफा में तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इस तरह दोबारा भी आपको ही देंगे। ये एक आप ट्रेंड सेट कर देंगे, एक प्रेसिडेंट बना देंगे कि कोई भी शख्स जो मुखालिफ उम्मीदवार होगा, जब वो 3:15 पे उसको यकीन हो जाएगा कि अब मैं हार रहा हूँ, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देगा कि जो इसके बाद आने वाले रिजल्ट हैं वो तुम नल एंड वाइड करके रीपोल करवाओ। तो ये नई रवायत अगर हम कायम करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अगर इसको अफोर्ड कर सकता है। ये नून लीग के कहने पे नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि हमें शुबा है। हमारा शाजिया वो किसके कहने पे कर रहा है? जो RO है वहाँ, उस RO के हवाले से हम दर्जनों एप्लीकेशंस इसी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवा चुके हैं।
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के कंडक्ट के हवाले कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही हैं। जी, उनकी तरफ से चुप साध ली गई है ना। जो हमारी दर्जनों एप्लीकेशंस हैं उस आरओ के कंडक्ट के हवाले से, वो क्यों जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई? ठीक है, क्यों राना सनाउल्लाह पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया और इस आरओ ने किसी को भी निशानदेही नहीं की किसको हल्के से बाहर निकालें? ये क्या इंडिकेट करता है? ये गठजोड़ इंडिकेट करता है, और उसी गठजोड़ को उसने इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक को मसाक करके मिस रिपोर्ट किया। और ये मिस रिपोर्टिंग की वजह से ये डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे मुस्लिम नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जावेद अब्बासी साहब, कल हुकूमती नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बंदूक के जोर पर नून लीग ने इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। हुकूमत मुतालिबा कर रही है कि जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है ना वो जीतने वाले का ऐलान फौरी करे, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद ये इन शुबात का इजहार कर रहा है कि इलेक्शन में रद्दो बदल का शुबा उनको है। तो ये जो हुकूमत बात कर रही है कि आप लोगों ने जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और नताइज को बदलने की कोशिश की, फिर आप लोगों के जो लोग हैं तारड़ साहब, उस्मा बुखारी साहिबा, एहसन इकबाल साहब, ये आरओ के दफ्तर में जाकर बैठे रहे, क्यों बैठे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपसे बेहतर कौन जानता है कि उस रात जिस रात ये रिजल्ट आ रहे थे तमाम चैनल ये दिखा रहे थे कि जो हमारी कैंडिडेट है उसकी लीड थी और इनके जो कैंडिडेट थे उनके वोट के हिसाब से वो काफ़ी पीछे थे। उसके बाद पंजाब की हुकूमत पीटीआई की है, चीफ मिनिस्टर इनके है, सारे अदारे इनके पास हैं। हमने ये बात तो सुनी थी कि कभी कोई पोलिंग एजेंट जो है वो एक आध मिसिंग हो जाता था, कभी ऐसा भी सुना है कि एक आध पोलिंग बैग नहीं पहुंच सका, लेकिन ये तारीख में हमने पहली दफा सुना है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है उनको अगवा कर लिया गया है। उनको अगवा हुकूमत के बगैर और कोई कर नहीं सकता, ना उन्हें कोई रख नहीं सकता, इसलिए कि वो सरकारी मुलाजम है। वो या कोई प्रोफेसर हुए होंगे, या वो कोई लेक्चरर हुए होंगे, या वो किसी और डिपार्टमेंट के होंगे, एग्रीकल्चर के होंगे, या किसी और डिपार्टमेंट के। उनको अगर स्पेशल ब्रांच के लोग जाकर अपने साथ ले जाते हैं या उन्हें कोई एडवाइस देते रहे या उनको मैसेज देते रहे, वो सारे वो लोग हैं जो हुकूमत के नीचे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आप देखिए जो उन्होंने प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि मेरे कोशिश के बावजूद चीफ सेक्रेटरी मुझे ट्रेस नहीं हो रहे थे, आईजी मुझे ट्रेस नहीं हो रहे थे, मेरी कॉल डीपीओ नहीं ले रहे थे, डीसीओ मुझसे राब्ता नहीं कर रहे थे। जिस सूबे की सारी मशीनरी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उससे बात करने के लिए राब्ता नहीं रख रहे थे, इसका मतलब यही था कि वो सारे कुछ चीज छुपा रहे थे और वो सारे इस काम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे कि अब हम सारे जगह पे इलेक्शन हार गए, या अगर इस सीट पे भी हम हार गए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बाद तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 20 पोलिंग स्टेशन के जब रिजल्ट नहीं आए थे तो फिर मरियम बीबी ने अपनी जीत का ऐलान कैसे कर दिया, किस बुनियाद पर कर दिया? हमारे पास वो रिजल्ट आपको पता होगा और आप सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमने जमाना जिस इलेक्शनों में लड़ा है कि जो ही पोलिंग स्टेशन के अंदर काउंटिंग होती है, पोलिंग स्टेशन के जो हमारे एजेंट होते हैं उनके सामने काउंटिंग होती है और फौरन वो रिजल्ट हमें टेक्स्ट कर दिए जाते हैं। ये सबको ये पता होता है, ये कोई नई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गए थे ना? नहीं, ऑफिसर बाद गायब हुए हैं। उन्होंने पोलिंग, ये तो हुआ नहीं ना कि ऑफिसर दिन को गायब हो गए। वो ऑफिसर उस वक्त गायब कर दिए गए हैं जब वो पोलिंग स्टेशन पे अपने रिजल्ट बताने के बाद अब उन्हें ये जो पोलिंग बैग था ये उठाकर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग के दफ्तर आना होता है। ये प्रोसीजर है आप इलेक्शन का, आप किसी से भी पूछ लें कि रिटर्निंग अफसर का हुक्म के मुताबिक जो ही प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग का टाइम खत्म होगा वो काउंटिंग करेगा। काउंटिंग के बाद वो रिजल्ट जो एक एक कॉपी जो है वो जो पोलिंग एजेंट होंगे उनको देगा, उनके साइन लेगा, और फिर ये सारा पोलिंग बैग जो है वो जो वोटिंग होती है जिस बैग में वो लेके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग के अफसर दफ्तर में फौरन पहुंच कर जाता है। जो कभी कोई लेट हो जाए तो घंटा लेट हो जाता है, आधा घंटा लेट हो जाता है, सबने वहां पहुंचना होता है। जब वो पहुंच जाते हैं वो जमा करवा देते हैं और उसके बाद फिर वहां ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है वो तब होती है। इन्होंने जब पोलिंग, तो इनको भी पता चल गया था कि हार गए, जब वहां से वो निकले फिर इन्होंने ये अपनी कार्रवाई डाली है, ये अपनी बदनामी भी अपने सर पे ली है, ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस भी डिस्प्यूटेड कर लिया गया है, चीफ इलेक्शन के हुक्मात भी नहीं माने गए, और आज ये सीरियस बातें उठा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये वो रवैया था
जो 2018 में हम कह रहे थे तो वजीराबाद का इलेक्शन प्रैक्टिस करने में अगर पीटीआई ने धांधली या डस्का में ही करनी थी, NA-75 में ही करनी थी, फिर तो वजीराबाद में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। वहां से तो वो हार गए। मैं यही कह रहा हूं कि जब नौशहरे की सीट भी हार गए, ये इनको बड़ा वो था कि नौशहरे वाली सीटें बचा लेंगे, जब बाकी सारी सीटें भी हार गए, ये एक सीट थी, फिर इन्होंने सारा तवज्जो इस सीट के ऊपर कर गए। ये दिन को भी इन्होंने ये मामला किया है। किस तरह हो सकता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सीरियस हो गए 2 लोग शहीद हो जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब के बारे में अभी बात कर रही थी, एक फुटेज उसी रात इनके मिनिस्टर कह रहे थे कि हम उनके फुटेज लेकिन इलेक्शन कवानीन के तहत MNA, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ओहदेदार RO के दफ्तर में नहीं बैठ सकता, तो किस हैसियत से नून लीग के लोग वहां बैठे रहे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या करते रहे, क्या हिदायत देते रहे? ये किस कानून में लिखा हुआ है? आप मुझे बताएं, कौन सा कानून आप पढ़ रही हैं? इलेक्शन का ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक आप नहीं बैठ सकते। नहीं, आपने कानून नहीं देखा फिर? सर आप सुन लेना मेहरबानी करें। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास कोई किसी वक्त जाके ये बात कह सकता है कि हमारे कैंडिडेट, ये उस वक्त पोलिंग खत्म हो गई होती है, पोलिंग वो नहीं हो रही होती, वोटिंग नहीं हो रही थी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर में, उसके पास कोई चीज नहीं होती। उसके दफ्तर जाके रिटर्निंग अफसर को आदमी कह सकता है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जिन्होंने मौके पे रिजल्ट दे दिया था वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, आप मेहरबानी करके कांटेक्ट करके उनको बरामद कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर। तो नून लीग क्या चाहती है? नून लीग क्या चाहती है? इलेक्शन दोबारा हो, या सिर्फ पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, या सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो रिजल्ट है, जो इलेक्शन है वो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए शाजी साहब, जो स्टेटमेंट दी है चीफ इलेक्शन कमीशन की बात, जो उनकी बेबसी हमने देखी है, जो मामलात देखें, अब ये इलेक्शन डिस्प्यूटेड हो गया है। अच्छा। ये इलेक्शन किसी तौर पे वैलिड नहीं रहा। अच्छा। लिहाजा इस सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए, सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशंस पर नहीं होना चाहिए। आप चाह रहे हैं पूरा इलेक्शन दोबारा हो? जी, पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, पिछले 2 दिन से डस्का की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है, और फिर यही हमें लगता है कि आज भी हम उसी मकाम पर खड़े हैं कि हमेशा से जो हम सवाल करते आ रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन करवाने का जो सिस्टम है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, फिर उसकी कारकर्दगी है। आप देखें, एक सीट का इलेक्शन कितना मतनाज़े बन गया कि 2 लोगों की जान भी चली गई, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये कहना है कि हमें ब्रांच ऑफिसर्स, स्पेशल ब्रांच के जो लोग थे वो आए, हमारी धमकियां देते रहे, नताइज बदलने की बात करते रहे। मतलब ये हुआ कि जब तक फौज आपके इलेक्शन करवाने की पुरम तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेंगी तो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर पुरम तरीके से जो है ना वो इलेक्शंस हो सकें। तो कितना बड़ा सवालिया निशान है। आज भी हम जो है ना वो पीछे ही खड़े हैं जबकि हम बात करते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की। देखिए, बहुत शुक्रिया शादिया। ये बात ठीक है कि डस्का में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। 2 चीज़ें, एक तो ये कि हमने इलेक्शन कमीशन को, हम वैसे तो कहते हैं और है भी, अगर आप कानूनन देखें तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद भी है। अब वो अपनी गैर जानिबदारी किस हद तक प्रूफ करता है वो उसकी सवाबदीद पर है। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर्स हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन के पास वो मैन पावर नहीं है, उनको अल्टीमेटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करना पड़ता है। और ये 12 गुफ्तगू के ही कहा गया कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वो होंगे। इलेक्शन कमीशन का अपना पूरा स्टाफ होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों, जो पोलिंग एजेंट उसमें होते हैं, जो उनका पूरा मैकेनिज्म हो उनकी। बल्कि मैं तो इस हद तक बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी एक लॉ इन्फोर्समेंट वो होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप डिपेंड किस पे करते हैं? आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। इवन अगर आप फौज उठा लें, फौज के ऊपर डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो
इलेक्शन कमीशन का हजारों की तादाद में उनके पास स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की तकदीर उनसे वाबस्ता है। इस तरह वाबस्ता है कि वो जिस तरह इलेक्शंस कराते हैं उसके नतीजे में आपके लोग MNA बन जाते हैं, MPs बन जाते हैं, आगे चल के सेनेटर बन जाते हैं। तो उनकी जितनी जिम्मेदारी है, जितनी उनके पास पावर होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, उसमें कमी है। दूसरी बात, वो खुद भी अपने आप को असर्ट नहीं करते। अब यहाँ इसमें डायरेक्टली जो चीज़ें अगर आप डस्का का उठा के देख लें तो अब 20 अफराद का गायब होना, उनकी जिस तरह की ऑडियो आना, वीडियो आना, ये सारा अमल जो है इसमें पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बिल्कुल हमें नहीं नज़र आया कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से एक्सप्लेनेशन कॉल की, उन्होंने IG से एक्सप्लेनेशन कॉल की, बिल्कुल, यानी वो नहीं तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर उनकी थी। डेफिनेटली। अब ये बात अगर किसी हद तक दुरुस्त है कि जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन वालों ने IG से रब्ता किया, IG रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, जो कंसर्न DIGs हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ये या तो वो इस तरह हद तक जिम्मेदार हैं कि उनको इसमें पूरे में शामिल हैं, या उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हर दो सूरतों में इलेक्शन कमीशन को पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार करार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि इतना टेंस इलेक्शन हो रहा है, जहां आप ये भी देख रहे हैं कि वहाँ वायलेंस हो चुका है, 2 लोग हलाक हो चुके हैं, पोलिंग के दिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि कल को पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर आप जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शन करवाने के काबिल होंगे? गली मोहल्लों के क्या हालात होंगे? क्या फिर आपका सिस्टम इस काबिल है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग जो है ना वो इलेक्शंस करवा सकें? देखिए, बहुत सी जगहों पे अगर हमारे यहाँ ये सियासी जमातों की भी वो है कि उनके दरमियान एक जो टॉलरेंस लेवल है, बर्दाश्त का मादा है, वो बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ कशीदगी इतनी हो, अब देखें कोई 7 बाई इलेक्शंस हुए हैं, 7 या 8 बाई इलेक्शंस हुए हैं। उसमें कराची में एक इंसिडेंट हुआ, गैर ज़रूरी था, अलीम आदिल साहब तरह गए, फिर उनके साथ जो हुआ वो भी अफसोसनाक है। लेकिन अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो सिर्फ ये इलेक्शन ऐसा है कि जिसमें हमें बाकायदा वायलेंस नज़र आता है, वरना बाकी इलेक्शंस में आप ये तो कह सकते हैं कि रेगुलरिटीज वो हुई, लेकिन हमें उस तरीके से वायलेंस नहीं नज़र आता। तो जो इलेक्शन टेंस होता है, जहां आपको लगता है कि जहां जो है वो क्लोज मार्जिन है, जहां बहुत स्टेक हाई है, वहां फिर एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जिस दिन 2 लोग हलाक हुए थे, उसके बाद ही इनको चाहिए था कि FC या रेंजर्स को वहां तलब करते। बिल्कुल, इसलिए कि ये इलेक्शन कमीशन कर सकता था। तो इलेक्शन कमीशन का भी फॉल्ट है कि उसने इस चीज को प्रेम्प्ट नहीं किया। जितना कंट्रोवर्शियल हो चुका है मजहर साहब ये इलेक्शन, आप समझते हैं कि पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए? देखिए, उसूली तौर पे तो दोबारा होना चाहिए, और PTI अगर ये क्लेम करती है कि उन्होंने इतनी बड़ी लीड से PMLN को हराया है, तो फिर PTI को खौफजदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर वोटर तो वही होगा ना, वही वोटर दोबारा आके वोट देगा, तो आपको इस पे एतमाद होना। इसी तरीके से PMLN को जो है वो अगर 20 पोलिंग स्टेशन हैं और उससे पहले वो कह रहे हैं कि उनकी 3 से 4 हज़ार की लीड थी, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो जिम्मेदार हैं सारी चीज़ों के, क्या उनको सज़ा मिलेगी? बिल्कुल। क्या उनके खिलाफ कौन लोग थे जिन्होंने प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर को गन पॉइंट पे इधर से उधर किया? बिल्कुल, जो वीडियो सामने आ रही है। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन में, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हालिया, किसका बयानिया प्रिवेल कर रहा है? PDM का या हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का? आप देखिए थरपारकर में इलेक्शन हुए, PTI हार गई, नौशहरा में अपनी सीट PTI हार गई, नून लीग जो है ना वो 2 जगह पे नून लीग जीत गई, एक का तो वैसे ही मतनाज़े बन गया। किसका बयानिया इन ज़िमनी इंतखाबात में आपको लगता है कि प्रिवेल हुआ है? देखिए, बाय एंड लार्ज PDM ने गेन किया है। गेन किस तरह किया है? एक तो PDM की एक्टिविटी की वजह से बाय इलेक्शन में टर्नआउट ज़्यादा हुआ, वरना बाय इलेक्शन में इतना ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता। अब अगर आप इवन जैसे अभी आपने कहा कि आज थरपारकर में जो इलेक्शन से कल जो थे इलेक्शन थरपारकर में,
वहाँ टर्नआउट भी देखें, वहाँ मार्जिन भी देखें कि तकरीबन 40 हज़ार की लीड से, वरना मुश्किल से 10,000 की लीड थी 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी में। तो छः प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शन, दो सिंध में हुए, 2 पंजाब में हुआ, एक नौशेरा में हुआ, एक पशीन में हुआ। ये सारे पीटीआई हार गई। यानी अगर आप ये भी वो करें कि पीटीआई सिर्फ नौशेरा की सीट ऐसी थी जो पीटीआई की थी, बाकी तो जिन लोगों की सीट थी उन्होंने रिटेन किया, तो रिटेन करने का क्या मकसद हुआ कि वो बयानिया अपनी जगह मौजूद है, वो सपोर्ट अपनी जगह मौजूद है। फिर आप 3 कौमी असेंबली के इलेक्शन, एक कौमी असेंबली का इलेक्शन पीटीआई ने जीता और वो जेयूआई से जीता, तो जेयूआई भी एक लूजर के तौर पे सामने आई। बिल्कुल, वहां पीटीआई ने गेन किया। अब एक डस्का का जो इलेक्शन है वो बड़ा क्रूशल है। उस इलेक्शन में इसका जो फाइनल आउटकम होता है, और ये सारे इलेक्शन बाय इलेक्शन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल, अब सेनेट और ये सारे एक तरीके से वोटर ही बने ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रोविंशियल असेंबली में। तो इस वजह से अब मुझे लगता नहीं है कि डस्का, अब कल इसकी हेयरिंग है, हाँ। और हेयरिंग इस बात पे है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोलिंग, अगर मिनिमम भी कहें तो 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग के बगैर आखिरी सवाल, वो नतीजा अनाउंस नहीं हो सकता जो पहले हुआ। आखिरी सवाल, अब ये जरदारी साहब दावा कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब, कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, वो सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं। अब एक तरफ अदालत जो है, अदालत कहती है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी बनती है उतनी सीटें मिलनी चाहिए, वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम ऑपोजिशन जिनकी 59 सीट्स हैं, चाहिए उनको 171, लेकिन बात कर रहे हैं सरप्राइज देने की। तो क्या आपके ख्याल में सरप्राइज हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर दिया जा सकता है? देखिए नौशेरा में क्या हुआ, नौशेरा में तो पीटीआई से लूज किया ना पीटीआई ने। हाँ। ये खुद पीटीआई कहती है, यानी ये कोई और नहीं कह रहा। तो सवाल ये है कि देखिए दुनिया, सीक्रेट बैलेट की ब्यूटी क्या होती है, यहाँ हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती है, बेशुमार होती है, लोग करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जब लोगों को चुनता हूँ एज ए पीटीआई लीडर, एज ए पीपीपी लीडर, लेकिन नौशेरा में तो कह रहे हैं ना, 2 भाइयों की लड़ाई को भुगता है पीटीआई ने, 2 भाइयों की लड़ाई में चली गई सीट। नहीं तो 2 भाइयों की लड़ाई है यहाँ सिंध के अंदर भी तो पीटीआई के एमपीएस ने जो है वो अबड़ों पे भी एतराज़ कर दिया है, उन्होंने हफीज शेख पर भी उनको रिजर्वेशंस हैं। हाँ। तो हर जगह आप जब मुझे एतमाद होना चाहिए, अगर मेरी पार्टी में नज़रियाती लोग हैं और नज़रियाती लोग असेंबली में पहुँचे हैं, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे एतमाद होना चाहिए कि वो जाके पीटीआई के ही कैंडिडेट को वोट देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जब उनको कौमी और सूबाई असेंबलियों में लेकर आए तो वो लोग ऐसे नहीं थे कि जो पीटीआई के साथ नज़रियाती तौर पे खड़े होते। अगर मैं अपना ज़मीर बेचता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ एज ए प्रोविंशियल असेंबली और एज ए नेशनल असेंबली मेंबर, तो पार्टी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को लेकर आए जो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें, अपने पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक वोट दें, क्योंकि मैं नज़रियाती तौर पे अगर किसी पार्टी के साथ खड़ा हूं तो मेरा ज़मीर भी उसी के साथ खड़ा है। सही। और अगर मैं उसका मुखालिफ हूं, यानी पीटीआई के अंदर हफीज शेख के बारे में एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनकी रिजर्वेशंस हैं, और इससे उनकी नॉमिनेशन से पहले ही खुद बड़े फेडरल मिनिस्टर ये बात कहते रहे हैं, मोशीर कहते रहे हैं कि जी ये गैर जो मुंतखब लोग हैं, ये फेडरल कैबिनेट को डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीदार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने या ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या फिर ग्रे लिस्ट से निकालने समेत तमाम ऑप्शन जो हैं ज़ेर गौर आएंगे। इजलास से पहले FATF ने तमाम ममालिक की मजमूई कारकर्दगी को अपडेट किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए इक़दामात में मजीद बेहतरी दिखाई है। पाकिस्तान के मुतालिक फैसला 27 निकाती एक्शन प्लान की बुनियाद पर किया जाएगा। हम आपको ये बताएं कि FATF के गुज़श्ता साल अक्टूबर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया था। FATF के गुज़श्ता इजलास के एलामिये के मुताबिक भी पाकिस्तान ने तमाम एक्शन पॉइंट्स पर पेशरफ दिखाई थी और 27 में से 21 नुकात पर अमल दरामद किया था। FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया था और बाकी 6 नुकात पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए 2020 के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भरपूर काम किया गया। मिसाल के तौर पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट और इस्लामाबाद कैपिटल वक्फ प्रॉपर्टीज़ बिल जैसी अहम कानून साजी गुज़श्ता साल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान की गई। फिर इसी तरह नाजायज़ ज़राए से रकूम की अंदरून या बैरून मुल्क मुंतकिल की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जो काम हुआ, इसे भी काबिल ज़िक्र करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है, जबकि भारत और इसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाया जाए। दूसरी तरफ भारत जो काफ़ी अरसे से चीन के साथ सरहदी तनाज़े का शिकार था, अब जो ताज़ा इत्तलात हैं, मीडिया इत्तलात के मुताबिक चाइना और भारत ने मगरबी हिमालय में मतनाज़े सरहद पेंगुइन झील के इलाके से अपनी अपनी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। हफ्ते के रोज़ दोनों ममालिक के कमांडर्स ने मुकम्मल इनखला का जायज़ा लेने के लिए मुलाकात भी की और कहा है कि मगरबी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ दीगर उमूर भी जो हैं ये भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। भारत ने लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी भारी नफरी तैनात कर रखी थी। हम सब जानते हैं कि चाइना और भारत में गुज़श्ता साल जून में इसी मकाम पर बदतरीन तसादुम हुआ था, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। तब से लेकर अब तक चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी देखने में आई। भारत पाकिस्तान के साथ भी कई सरहदी झड़पें और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। पूरी दुनिया को सबूत भी पाकिस्तान जो है ना वो दिखा चुका है, जबकि पाकिस्तान को गुज़श्ता सालों में बदतरीन दहशतगर्दी का भी सामना रहा है। आज DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज ने ऑपरेशंस किए। 22 फरवरी 2017 को आर्मी चीफ की क़यादत में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया। आज हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा है। DGI-SPR ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद मुल्क में अमन का क़याम था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का दायरा पूरे मुल्क पर मुहित था और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। ऑपरेशन के हवाले से टाइमिंग बहुत अहम है। दहशतगर्दों ने मुल्क के तूल अर्ज़ में पनाह लेने की कोशिश की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद दहशतगर्दों को गैर मौसर करना था। टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा रहा, लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को शिकस्त दी और आज मुल्क में अमन का सफ़र जारी है। आज नाजरीन 22 फरवरी को एक तरफ FATF का इजलास शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हैं जायज़ा लिया जाएगा, तो दूसरी तरफ आज 22 फरवरी को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हुए हैं। सवाल ये है कि क्या FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा या फिर मज़ीद इक़दामात का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आज से FATF का इजलास शुरू हो रहा है। हमारे लिए ज़ाहिर है इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इसी इजलास में फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से निकालना है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में FATF के इजलास में बताया गया था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए 27 नुकात में से 21 जो अहदाफ थे वो हासिल कर ली और फिर बाकी 6 पॉइंट्स के लिए पाकिस्तान को कहा गया कि इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आपको भी पता है, अभी जो मैं इंट्रो में कह रही थी कि जो बिल हम लोगों ने पास किए, जो कानून साजी हमने की, इसको सराहा भी गया, इसको अप्रिशिएट भी किया गया। जाहिर है हमारी उन कोशिशों का हिस्सा है जो हमें इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए करनी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा?
जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल जो कुछ हमने FATF के कहने पर किया वो हमें बहुत कुछ खुद करना चाहिए था, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट में था कि हम रेगुलेट करें अपनी इकॉनमी को, रेगुलेट करें अपनी तफसीलात को, तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये एक बात हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि बल्कि इस पर गौर करना चाहिए कि FATF एक सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेटरी टूल है या कोई इसमें पॉलिटिकल साइड भी है। तो मुझे तो साफ नज़र आता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है और काफ़ी बड़ा एंगल है। आप देखिए कि जहाँ से ये रकूम आती हैं या जहाँ हमारे पास से जो रकूम बाहर जाती है, लॉन्डर होती हैं, वो कहाँ जाके पार्क होती हैं, और जहाँ से आ रही हैं वो कौन से मुल्क हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जाता बिल्कुल उनसे कि ये पे आप क्यों ये अलाउ कर रहे हैं सब कुछ। उसके अलावा अब तो हिंदुस्तानी बैंक पकड़े गए। आपको पता है कि न्यूयॉर्क में सारा उनका मामला हुआ और किस तरीके से, और वहाँ की तो दहशतगर्दी है कैसे सामने आ गई जब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान को उसमें लाया गया। हमें कह रहे हैं जी सोने की खरीदो फरोख्त को आप रेगुलराइज करें, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हमें बताया जाए कि मिडिल ईस्ट में सोने की खरीदो फरोख्त कितनी रेगुलराइज्ड है, हिंदुस्तान में कितनी है, बाकी मुल्कों में कितनी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये हमारी लीडरशिप को जरूर इस चीज़ का इदराक होगा। और मेरा ख्याल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, वो भी शायद हमारे अपने केस को मजबूत करने में मुआवन साबित हो, क्योंकि जब UN के सेक्रेटरी जनरल भी कह रहे हैं और ब्रिटिश जनरल कह रहे हैं, सेंटकॉम के कमांडर कह रहे हैं, और हमारे अपने लोग और तमाम लोग सराह रहे हैं सारी बात को, लेकिन बात ये मेरी बहन के अगर तो बल्कि ये पता चल जाएगा कि ये कितना इसका ये टूल है, पॉलिटिकल टूल है या वाकई एक। लेकिन हम जानते हैं जनरल साहब के FATF में जिन रुकन ममालिक की जारादारी का जो तासुर है, फिर जाहिर है इसमें यह भी शकूक शुबात होते हैं कि उन ममालिक के होते हुए जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, हमेशा खदशात मौजूद रहते हैं। और फिर अभी भी कहा जा रहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की सोच रखते हैं। भारत का हम जानते हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे अपना दिफा करना है, कैसे काउंटर करना है, जब 4 ममालिक एक साइड पर खड़े होंगे और वो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं। आपको भी पता है वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और उनके पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना डिफेंस कैसे करना है? हाँ देखिए जी, वो तो जो आप तो डकिच भी बात कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और अमेरिका की खिदमात हम अरसा दराज से पे दर पे किए चले जा रहे हैं, आज भी उनको हमारी खिदमत की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी पोजीशन को लीवरेज कर ही नहीं पाए। जितना हमने मदद की है अमेरिकन की, ये बातचीत जो हुई है अफगान तालिबान के साथ, जो अफगान तालिबान और फिर गवर्नमेंट की बातचीत करवाई है, और हमने जो भी काम किए हैं, तो क्या हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि हमें कम से कम इस अजाब से निकालिए। मेरा अपना ख्याल ये कि उन्होंने आपको बांधा हुआ है और इसी टूल को वो इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान में आपसे और खिदमत लेने के लिए। तो बजाय इसके कि हम ये बिला मुआवजा मुफ्त खिदमत करते चले जाएं, हमें 2 चीज़ें उनसे बिल्कुल 2 टोक कहनी चाहिए। नंबर 1, अपने साथी भारत को बताइए कि कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे, मसला हल होता रहेगा, वो बात की बात है। दूसरा ये कि FATF से हमें निकालें और हमारी मदद करें। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर जो हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ ताउन किया, वो तो अमेरिका भी खुद उसको बड़ा ऑब्लाइज करता है, पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। क्या अभी भी हमें बताने की ज़रूरत है कि हमने आपके लिए अफगानिस्तान में ये कुछ किया, हमने आपका साथ दिया, तालिबान को हम जो है ना वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आए? क्या अमेरिका को खुद अदराक नहीं है? क्या अभी भी हमें कहने की ज़रूरत है कि हमने बहुत कुछ किया, आइए FATF में इसकी ग्रे लिस्ट निकालने के लिए हमारी मदद कीजिए? देखिए जी, खुद ब खुद तो इदराक किसी को हो या ना हो, वो जब तक आप कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे, आप अपने आप को शो नहीं करेंगे, आप कोई अपनी कुछ स्टैंड नहीं लेंगे कि जी हम अभी मजीद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे ये मसले हैं, तो ये तो बात करने के अंदाज और आपकी जो डिप्लोमेसी है और आपका जो बार्गेनिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपने आप को इसकी तरीके से फंसा लिया है कर्जों के अंदर और ये IMF में और ये FATF के मामलात में कि हमारे मुंह से शायद कोई बात निकलती नहीं, जिसको कहते हैं ना गगी बंद गई है, तो उस किस्म का कोई हमारा काम है। हमें चाहिए हम बोलें, अपना गला साफ करें, एक खंगूरा मारें और बताएं कि ठीक है हम छोटा मुल्क है, हम गरीब मुल्क है, लेकिन हमने आपकी ये मदद की है, आपने हमारी क्या मदद की है। और ये कोई मदद नहीं है कि हम आपके अफसरों को दोबारा ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, हम आपको $1 मिलियन और दे देंगे,
ऐसी बातों पे हमें समझना चाहिए कि ये मूंगफली वाले दाने जिसको पीनट्स कहते हैं, इस पे ना हम गिरे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शोबा तवानाई के रेगुलेटर इदारे ओगरा की तरफ से फ़ज़ा में ज़ाया होने वाली फ्लेयर गैस का तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल रोककर कौमी ख़जाने को 40 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क भर की मुख्तलिफ फील्ड से खाम तेल की पैदावार 100 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस भी निकल रही है, मगर ये गैस पाइपलाइन में शामिल नहीं की जा सकती। तेल निकालने वाली कंपनियों के पास पहला ऑप्शन इस गैस को फ़ज़ा में जलाने का होता है, जबकि दूसरा ऑप्शन आलमी मेयार के टैंकर्स के ज़रिए इस गैस की फ़रोख्त होता है। दुनिया भर में फ्लेयर गैस को टैंकर्स के ज़रिए मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल करके मुआशी पहिया चलाया जा रहा है, जिससे हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स, ज़र मुबादला की बचत और रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक ओगरा अफसरान की हट धर्मी की वजह से गुज़श्ता 4 सालों से फ्लेयर गैस के इस्तेमाल के लिए 18 लाइसेंस ज़ेर इल्तवा हैं। ओगरा के अफसरान ने इस गैस के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने ही कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ बिखेरी हैं। कौमी ख़जाने और आवाम को सालाना भारी नुकसान पहुंचने की वजह से मेंबरान गैस ओगरा ने कायम मकाम चेयरमैन को तहरीरी तौर पर आगाह करते हुए कौमी नुकसान का जल्द अज जल्द अजाला करने की सिफारिश की है। सवाल यह है कि मेंबर गैस ओगरा के खत की रोशनी में क्या दरामदी गैस की राह में सहूलत, जबकि मुल्की गैस की राह में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह भी अहम है कि क्या कौमी खजाने को 40 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। इसी पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये नुकसान हुआ और पिछले 4 सालों से ये जो मामला चल रहा है उनमें 2.5 साल आप शामिल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, तो इनकी हुकूमत में ऐसे कौन लोग शामिल हैं जो इस पे रुकावट बने? जहाँ पर वो शोबे को रेगुलेट करता है और बिलखुसूस जो मुल्की तवानाई है, इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, उनके बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के हवाले से ओगरा की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। उस हवाले से मुतल्लिका पॉलिसीज और रूल्स भी मौजूद हैं। मामला ये है कि गुज़श्ता 4 साल से ओगरा की जानिब से फ्लेयर गैस का CNG सेक्टर में इस्तेमाल से मुतल्लिक रुकावटें खड़ी की गई, लाइसेंस जारी नहीं किया गया। वजह उसकी क्या है? एक मखसूस लॉबी है जो मुबैना तौर के ऊपर इस सारे मामले की राह में रुकावट है, ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ गैस फील्ड्स, मुख्तलिफ जहाँ से आइलैंड गैस फील्ड है, जहाँ से खाम तेल निकलता है, उसके साथ ये फ्लेयर गैस निकलती है, जिसको खाम तेल निकालने के साथ या फ़ज़ा में जलाते हैं या उसको दूसरा ऑप्शन ये है कि आलमी मेयारात के मुताबिक CIE सर्टिफिकेशन के मुताबिक, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के वेरिफिकेशन के मुताबिक आप उसको एक ब्राउजर के जरिए कंप्रेस करके मुख्तलिफ शोबों को, कमर्शियल शोबों को फरोख्त करते हैं, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को खतीर फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान में सस्ती माहौल दोस्त तवानाई दस्तियाब होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। लेकिन इसकी राह में ओगरा के अफसरान और 2 मेंबरान को रुकावट डिक्लेयर किया गया है। ये ओगरा के मेंबर गैस, जिनका ये रेलेवेंट सेक्शन है, उन्होंने खत लिखा है एक्टिंग चेयरमैन ओगरा जो कि मेंबर फाइनेंस भी हैं, जिसकी जानिब उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई है कि ओगरा के इकदाम की वजह से हर साल $109 मिलियन नुकसान पहुंच रहा है, चूंकि 100 मिलियन क्यूबिक फीट ये एक ह्यूज क्वांटिटी है गैस की, जो कि फ्लेयर गैस है। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये दरामदी गैस की राह को हमवार करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली, मुबैना तौर पर बिल्कुल ये, लेकिन ओगरा का ये मैंडेट नहीं है। आपको याद होगा FIA इंक्वायरी कमीशन ने जो पेट्रोल क्राइसिस से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अंदर ओगरा का उन्होंने ओवरऑल जो उसका ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने कहा कि ओगरा अपने क़याम के मकसद को हासिल नहीं कर सका, ओगरा के पार्ट के ऊपर मुकम्मल फेल्योर है, ओगरा जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। हुकूमत को सिफारिश की गई थी कि हुकूमत ओगरा को मुकम्मल तौर पर बंद करे या इसके स्ट्रक्चर को रिव्यू करे। यही बात अब पॉइंट आउट की है मेंबर गैस की जानिब से कि ओगरा की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ओगरा की ऑब्लिगेशन का सवाल है कि इस मसले को हल करना चाहिए। गुज़श्ता 4 सालों में अगर इस लॉस का इवेल्युएट किया जाए
तो ये 40 अरब रुपए बनता है। सालाना 109 मिलियन डॉलर है और 40 अरब रुपए नुकसान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से सीएनजी स्टेशन बंद है जिन्हें गैस नहीं मिल रही, और ये वो गैस है जिसके ऑयल एंड गैस कंपनियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने भी हुकूमत की जानिब तवज्जो मबजूल कराई, लेकिन ओगरा के अफसरान रुकावट हैं। इवन रिसेंटली पेट्रोलियम डिवीजन ने ECC के लिए समरी तैयार की, तो मेंबर गैस को उनको बाईपास करते हुए एक्टिंग चेयरमैन के ऑफिस से गवर्नमेंट की मुजवजा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की मुखालफत कर दी गई है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हुकूमत सर पकड़ के बैठ गई है कि रेगुलेटर जिसका काम है उसके कुछ लोग इसकी राह में रुकावट क्यों डाल रहे हैं। दुनिया भर के अंदर इस गैस का आलमी मेयारात के मुताबिक ऑप्टिमम कौमी खजाने को 40 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का ये मामला है। क्या ये कैबिनेट सेशन में भी काबीना इजलास में डिस्कस होगा ये मामला? जी डेफिनेटली जिस मामले की स्वेरिटी है, जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया है, मेरे ज़राए का ये दावा है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में चूंकि आता है, लिहाजा वफाकी हुकूमत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रजू करके इस ज़िम्मे में मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में ला सकती है। चूंकि नवंबर और दिसंबर में ओगरा की तरफ से हुकूमत को जो खत लिखे गए थे, अब उन दोनों खतूत से भी इन्हराफ कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नए भी इस मामले के ऊपर कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचा है, इस मामले में नए भी। सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।